हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है फिट होंगे, हेल्दी होंगे और लॉकडाउन का पूरी तरीके से पालन कर रहे होंगे। करना भी यही चाहिए। हाँ, इस बीच में अपनी पढ़ाई भी जारी रखिए क्योंकि लॉकडाउन अभी मई से पहले खुलने की कोई उम्मीद नहीं है। जैसे आपने देखा 3 मई तक तो पूरे इंडिया में लगभग लॉकडाउन कर दिया गया है। और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की अगर हम बात करें तो ये 15 मई से पहले खुलने के कोई चांसेस नहीं लग रहे हैं, और ये अगर ओपन भी होंगे तो शायद सबसे लास्ट में होंगे क्योंकि ये लिस्ट प्रायोरिटी वाली चीज़ें हैं और सबसे ज़्यादा समय लगेगा इसको ओपन होने में। तो इस बीच पढ़ाई बिल्कुल नहीं छोड़ना है फ्रेंड्स। कोविड-19 जो एक सिचुएशन है, हम एक बहुत ही अलार्मिंग और बहुत ही डेंजरस सिचुएशन में है। ये थर्ड वर्ल्ड वॉर से भी बड़ा समझ लो कि थ्रेट है, और ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें कि कोई कंट्री किसी दूसरे कंट्री को बहुत ज़्यादा हेल्प करने की सिचुएशन में ही नहीं है। ये पूरी तरीके से अफेक्टेड क्राइसिस है जिसमें वर्ल्ड का एक एक कोना अफेक्टेड हो चुका है। तो जाहिर सी बात है, इमरजेंसी सिचुएशन में इंसान के स्टेप्स भी जो होते हैं वो इमरजेंसी के जैसे ही होने चाहिए, चाहे वो रोजमर्रा की लाइफस्टाइल हो या पढ़ाई लिखाई की बातें हो। आप यूं हर चीज़ को ध्यान में रखिए कि हम एक बहुत ही बड़े इमरजेंसी सिचुएशन में चल रहे हैं। फ्रेंड्स, कोविड-19 न सिर्फ एक हेल्थ हजार्ड है बल्कि इसके इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी बहुत बड़े होने वाले हैं। जैसा कि बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट ये मान के चल रहे हैं कि हमारी नेशनल इनकम, हमारी जीडीपी की ग्रोथ रेट, इनफैक्ट पूरी दुनिया की ग्रोथ रेट जो है वो पूरी तरीके से हैम्पर होने वाली है, क्योंकि इससे निपटने के लिए लॉकडाउन का जो सिचुएशन रखा गया है उससे सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑलमोस्ट बंद हो जा रही है। और साथ ही मेडिकल एक्सपेंसेस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ रहा है। तो हर एक देश को, इनफैक्ट इंडिया को भी, अपने जीडीपी का एक बहुत बड़ा प्रोपोर्शन, बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है इसी से निपटने के लिए खर्च करना पड़ रहा है। बट जाहिर सी बात है, इमरजेंसी है, करना तो पड़ेगा ही। अब हम आज इसी पे बात करने जा रहे हैं कि इस इमरजेंसी सिचुएशंस के जो इकोनॉमिक फॉलोआउट्स होंगे, जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़ने वाले हैं, उससे निपटने के लिए गवर्नमेंट ने क्या तैयारी कर रखी है। क्या हम इससे इकोनॉमिकली निपटने के लिए रेडी भी हैं या नहीं हैं। देखते हैं क्या क्या तैयारियां हैं गवर्नमेंट की कोविड-19 से निपटने के लिए। सो लेट्स डिस्कस मेजर्स टेकन टू कॉम्बैट इकोनॉमिक फॉलोआउट ऑफ द पैंडेमिक। सबसे पहले बात करते हैं हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या स्टेप्स लिए हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट मेजर जो है वो आरबीआई ने ये डिसाइड किया है कि कैश रिजर्व रेशियो यानी सीआरआर की रेट जो होगी वो 4% से घटा करके 3% होगी। सीआरआर क्या होता है ये आप सब जानते हो। सीआरआर का मतलब होता है परसेंटेज ऑफ एनडीटीएल जो बैंक आरबीआई के पास मेंटेन करते हैं। तो इसका असर ये होगा कि जब सीआरआर की रेट कम होगी तो बैंक के पास मेंटेन करने के लिए कम होगा और वो ज़्यादा मनी होगी उसके पास लेंड करने के लिए। अगर हम लोग इसको सिंपल लैंग्वेज में बोले तो ये होगा कि सीआरआर की रेट कम होने से बैंक्स को कम रिजर्व करना है तो उनके पास लिक्विड मनी ज़्यादा होगी। इन शॉर्ट, ये लिक्विडिटी बढ़ाने वाला मेजर है बैंकिंग सिस्टम में। नेक्स्ट स्टेप आरबीआई की तरफ से ये लिया गया है कि डिफरेंट टाइप के लेंडिंग रेट्स यानी कि रेपो रेट, बैंक रेट और एमएसएफ रेट में रिडक्शन किया गया है। रेपो रेट अब नई दर होगी 4.4%, बैंक रेट और एमएसएफ जो इक्वल होते हैं 4.65% होगा। ये वो रेट होते हैं जिस पे बैंक्स आरबीआई से पैसे बोरो करते हैं। इसका असर क्या होगा? इसका असर ये होगा कि जब बैंकों को आरबीआई से बोरो करना चीप होगा तो डेफिनेटली वो अपनी लेंडिंग रेट को रिड्यूस करेंगे, और हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बोरोवर्स को फर्दर लोन जो होंगे वो सस्ते होंगे। इसका असर देखने को मिलेगा। आरबीआई ने यह भी डिसाइड किया है कि वेज एंड मीन एडवांसेस की लिमिट को बढ़ा दिया जाए। ये वेज एंड मीन एडवांसेस क्या होती है? वेज एंड मीन एडवांसेस एक तरीके का क्रेडिट, एक तरीके का एडवांस है जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट आरबीआई से लेते हैं। ये वो तब लेते हैं जब उनके पास रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर में गैप रह जाता है, यानी सरकार के पास खर्च करने के लिए पैसे जब कम पड़ते हैं तो वो वेज एंड मीन एडवांसेस के तौर पे आरबीआई से पैसे उधार लेते हैं। इसकी ड्यूरेशन 90 डेज़ की रखी जाती है और इसका इंटरेस्ट जो होता है रेपो रेट के इक्वल होता है।
वेज एंड मीन एडवांसेस जो है वो एक ख़ास बात यह है कि स्टेट गवर्नमेंट को जो वेज एंड मीन एडवांसेस दिया जाता है वो उनके कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के 3 साल के एवरेज के हिसाब से दिया जाता है। तो इसमें बढ़ोतरी की गई है 30% की, यानी स्टेट्स को जितना मिलता था उससे 30% अब वो ज़्यादा ले सकेंगे। वहीं सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए नई लिमिट बनाई गई है 1.2 ट्रिलियन रुपीज़, यानी कि 1,20,000 करोड़ के करीब के बराबर की राशि होगी। ये लिमिट जो है वो 1 अप्रैल से लेकर के 30 सितंबर तक के बीच में वैलिड होगी। और इसका सीधा सिंपल सा रिज़ल्ट ये होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के पास ज़्यादा पैसे लेने की सुविधा हो सकती है। हम जानते हैं कि अभी दोनों सरकारों के पास पैसे की कमी होगी, फंड की कमी होगी। नेक्स्ट स्टेप जो है वो इमीडिएट रिलीफ देने वाला है। आरबीआई ने मोरेटोरियम की लिमिट बढ़ा करके 3 महीने कर दी है। मोरेटोरियम क्या होता है? मोरेटोरियम एक तरीके का हॉल्ट, एक तरीके का स्टे फेज़ होता है। अगर हम बैंकिंग टर्म में बोले तो ये उस समय को बोला जाता है जिस दौरान आपको लोन का भुगतान नहीं करना पड़ता है। जैसे अगर आपने 4 साल के लिए एजुकेशन लोन लिया है, 4 साल की पढ़ाई के बाद 1 साल का आपको गैप मिलता है जिसके बाद आपको लोन रिपेमेंट करना पड़ता है, तो ये फेज़ कहलाता है मोरेटोरियम। तो आरबीआई ने जो ये डिसीज़न लिया है इसके अकॉर्डिंगली अब आपको जितने भी लोन का भुगतान करना है उसमें नेक्स्ट 3 मंथ्स जो हैं वो आपको लोन की ईएमआई पे नहीं करनी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बंद हो गई है। इससे इमीडिएट रिलीफ उम्मीद कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि ईएमआई का बोझ जो होगा वो कम हो जाएगा। ये हर किस्म के लोन पे है और बोरोवर को 3 महीने की इससे क्लियर रिलीफ मिलती हुई। नेक्स्ट स्टेप है जो एक्सपोर्टर्स के लिए है। एक्सपोर्टर्स का एक्सपोर्ट्स प्रोसीड्स को रियलाइजेशन पीरियड जो है वो 9 महीने से बढ़ा करके 15 मंथ्स कर दिया गया है। इससे एक्सपोर्टर्स को बेनिफिट ये होगा कि वो जो एक्सपोर्ट्स की प्रोसीड्स है उसको रिकवर करने के लिए उनके पास 6 महीने का एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा। ये उन देशों में एक्सपोर्ट के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है जो कोरोना से इफ़ेक्टेड हैं, जहाँ पे पेमेंट डिलेज़ हो सकते हैं। तो कुल मिला के आप इसको ऐसे समझें कि अगर आप एक एक्सपोर्टर हैं और आपने अपना सामान एक्सपोर्ट किया दूसरे देशों में, तो मनी रियलाइज़ जो आप करते हो एक्सपोर्ट की प्रोसीड्स के बाद, उसके लिए आपको 6 महीने का एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा। और अब से थोड़ी देर पहले आरबीआई ने कुछ एग्रेसिव मॉनेटरी मेजर्स की अनाउंसमेंट की है, जिसका इम्पैक्ट हम लोग आने वाले समय में डेफिनेटली देखेंगे इकोनॉमी में। सबसे पहले तो आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट को रिड्यूस किया है 25 बेसिस पॉइंट, और नाउ रिवर्स रेपो रेट जो है वो 3.75% पर है। पिछली बार आपको याद होगा कि आरबीआई ने रेपो रेट को रिड्यूस किया था और उस समय रिवर्स रेपो रेट में कोई चेंज नहीं किए गए थे। तो आप उसको इस एक्सरसाइज से लिंक करा के देख सकते हैं। इकोनॉमिस्ट का मानना है कि रिवर्स रेपो रेट का इकोनॉमी में ऐसा कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं होता है एज सच, जैसा कि रेपो रेट का होता है। स्टिल इसको एक पॉजिटिव मूव माना जा रहा है। रिवर्स रेपो रेट के कम होने की वजह से बैंक्स अदर देन आरबीआई बॉडीज़ को ज़्यादा लेंड करेंगे, क्योंकि आप जानते हो रिवर्स रेपो रेट वो रेट है जिस रेट पे बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अपने एक्सेस लिक्विड रिजर्व्स को, एक्सेस लिक्विड पोजीशन जब होती है उनकी, तो वो आरबीआई को लेंड करते हैं। नेक्स्ट, एक डिबेट को आरबीआई ने उस डाउट पे पर्दा डाला और इस चीज़ को ख़त्म किया। ये एक बहुत बड़ा डिबेटेबल इशू था कि 3 महीने का मोरेटोरियम जो डिक्लेयर किया गया है, क्या उसको एनपीए समझा जाएगा या नहीं समझा जाएगा। जी नहीं, बिल्कुल नहीं समझा जाएगा। आरबीआई ने आज इस कन्फ्यूज़न को क्लियर कर दिया। बैंकों को बैलेंस शीट पे इस मोरेटोरियम फेज़ में जितने भी लोन होंगे उन सबको स्टैंडर्ड एसेट ही समझा जाएगा, यानी कि उनको एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट नहीं माना जाएगा। एनपीए जैसा कि हम जानते हैं, ऐसे लोन जिनकी अदायगी 3 महीने तक ड्यू रह जाती है उसको हम एनपीए कहते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मेजर्स है लिक्विडिटी कवरेज रेशियो, यानी कि एलसीआर को घटा करके 100% से 80% पर ले आया गया है। एलसीआर क्या होता है? एलसीआर बेसिकली परसेंटेज ऑफ हाई क्वालिटी एसेट होता है, जिसमें मेनली गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ होती है, टू देयर नेट कैश आउटफ्लो फॉर द 30 डेज। यानी कि किसी भी बैंक, कमर्शियल बैंक के जो 30 डेज़ के नेट कैश आउटफ्लो होते हैं, उसका जितना परसेंट आरबीआई कहती है
मेंटेन करने को क्वालिटी एसेट्स के फॉर्म में, उसी को LCR बोला जाता है। इस LCR को करने से बैंक्स की एसेट क्वालिटी इंप्रूव होगी, उसकी लिक्विड पोजीशन बेहतर होगी और उसको गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ को ज़्यादा हेल्ड करने की ज़रूरत नहीं होगी। नेक्स्ट है, RBI ने ये अनाउंस किया है कि नाबार्ड, SIDBI और NHB के ज़रिए 50,000 करोड़ की रीफाइनेंसिंग फैसिलिटी की जाएगी। जैसा आप जानते हैं कि नाबार्ड, SIDBI और NHB तीनों डेवलपमेंट बैंक है, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंटरमीडियरी इनको कहा जाता है। नाबार्ड जहां एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड वर्क करता है, SIDBI का काम है स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करना, और NHB हाउसिंग सेक्टर और पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को डेवलप करने के लिए एक डेवलपमेंट बैंक है। तो हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि इन सेक्टर्स में इनकी रीफाइनेंसिंग के ज़रिए ज़्यादा लिक्विडिटी बढ़ेगी और कैश की कमी, पैसे की कमी नहीं होगी। नेक्स्ट, RBI ने TLTRO का सेकेंड फेज़ अनाउंस किया है, यानी कि टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन, जिसकी वॉल्यूम होगी 50,000 करोड़ और इसके मेन बेनिफिशियरी होंगे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जिनकी स्थिति अभी पिछले लंबे समय से बहुत अच्छी नहीं चल रही है और इस समय में इनको भी लिक्विडिटी की प्रॉब्लम है, तो उनको ध्यान में रखते हुए ये किया जाएगा। रेपो क्या है ये आपको पता होगा, मैं आपको फिर से याद दिला दूँ। रेपो वो ऑपरेशन होता है जिसके ज़रिए बैंक और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस RBI से शॉर्ट टर्म के लिए पैसे बोरो करते हैं। तो ये एक एग्रेसिव मूव है और डेफिनेटली इसका असर हम लोगों को दिखेगा। लेट्स सी आगे क्या होता है। कोरोना को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने बड़े आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। आइए देखते हैं, उन पे एक नज़र डालते हैं। हमारे कोरोना फाइटर जो हैं, मेडिकल, पैरामेडिकल, सैनिटेशन वर्कर और आशा वर्कर, इन सभी को सरकार ने ये तय किया है कि 50 लाख का इंश्योरेंस दिया जाएगा 3 महीने तक, क्योंकि वो अपनी लाइफ को खुद को रिस्क पे लगा करके हमारे आपके सबके लिए इस बीमारी से लड़ने में सबसे आगे हैं। इसीलिए उनको ये कवरेज दिया जा रहा है ताकि उनके परिवार को एक सेफ्टी फील हो। फूड सिक्योरिटी बहुत अहम है क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे लोग डेली कमाने खाने वाले हैं और लॉकडाउन होने के कारण उनको खाने पीने की बहुत भारी समस्या होने वाली है और इसको मद्देनज़र रखते हुए सरकार ने कुछ अहम फैसले लिए हैं। उनमें से सबसे अहम है कि गरीब कल्याण योजना के तहत 5 लाख अतिरिक्त चावल या गेहूं दिया जाएगा और साथ ही 1 किलो दाल भी फ्री दिया जाएगा पर हाउस होल्ड 3 महीने के लिए। सिर्फ अनाज नहीं दिया जा रहा है, अनाज को पकाने की भी पूरी व्यवस्था है, यानी कि उज्ज्वला योजना में जो महिला बेनिफिशियरी है उनको 3 महीने तक का फ्री सिलेंडर दिया जाएगा। क्योंकि आर्थिक गतिविधि बंद हो जाएगी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बंद हो जाएगी, चाहे वो डेली वेज अर्नर हो या छोटे दुकानदार हो, चाहे ज़्यादातर बिजनेसमैन जो कुछ इमरजेंसी सर्विसेज को छोड़कर ज़्यादातर लोग जो होंगे घर पे, क्योंकि उन लोगों को बैठना है, तो उनके पास कैश की कमी होने की पूरी चांसेस हैं। उसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने खास करके कमज़ोर वर्गों के लिए कुछ नई घोषणाएं की हैं और जिनमें से ज़्यादातर चीज़ें पे अमल करना शुरू किया जा चुका है। उनमें से सबसे प्रमुख है किसान मानधन योजना के तहत 2000 की जो राशि दी जानी है वो करीब करीब 3 करोड़ से ऊपर किसानों के खाते में पहुंचाने की घोषणा की गई है। अभी तक से ताज़ा समाचार मिलने तक 16,000 करोड़ से ऊपर तक की राशि इन किसानों के खाते में पहुंचाई जा चुकी है। किसान मानधन योजना एक ऐसी योजना है जिसके तहत किसानों को साल में 6,000 रुपये देने का प्रावधान है, जो 3 किस्तों में दिया जाता है। तो इस बार की किस्त जो थी वो पहले दी गई है, आने वाले समय में भी ये किस्त जल्दी दे दी जाएगी। मनरेगा के जो रजिस्टर्ड मजदूर हैं उनकी मजदूरी जो है वो 183 रुपीज़ यानी 183 रुपये से बढ़ाकर 202 रुपये कर दिए गए हैं। और अब लॉकडाउन में थोड़ा सा आंशिक छूट मिलने की उम्मीद है, तो वो इसका फ़ायदा ले सकते हैं। ऐसी 20 करोड़ से ऊपर महिला जिनका जनधन खाता है उनको 3 महीने तक 500 रुपये खाते में जमा कराए जाएंगे। इसकी पहली किस्त इस महीने की जमा किए जा चुके हैं, यानी कि
मार्च, अप्रैल, मई और जून 3 महीने तक इनके अकाउंट में 500 रुपये ट्रांसफ़र किए जाएंगे। इसके अलावा जो गरीब सीनियर सिटीज़न हैं, फिज़िकली डिसेबल्ड यानी दिव्यांग लोग हैं, या विडो जो है, विधवाएं जो हैं, उनको 1000 रुपये का तत्काल भुगतान डीबीटी के जरिए किया जाएगा उनके अकाउंट में। अगर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आगे बढ़ती है तो सेल्फ हेल्प ग्रुप को 20 लाख रुपए का कोलैटरल फ्री लोन दिया जाएगा, यानी इसके लिए किसी भी तरीके की एडिशनल सिक्योरिटी की गारंटी की ज़रूरत नहीं है। हमारी इंडस्ट्री यानी हमारी एमएसएमई जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है, उसमें खास करके जो छोटे उद्योग हैं उन पे इसका काफ़ी ज़्यादा असर पड़ने की उम्मीद है। तो उसको सपोर्ट करने के लिए सरकार ने कुछ अहम घोषणाएं जो की हैं, उनमें से एक है कि ऐसी छोटी कंपनी जिनमें 100 से कम एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, उनका ईपीएफ का जो कंट्रीब्यूशन है वो सरकार अपने तरफ से करेगी, जो कि 24% होगा। ये इसके साथ कंडीशन ये है कि ऐसे एम्प्लॉय की तनख्वाह 15,000 प्रति माह से कम होनी चाहिए। अब ईपीएफ क्या होता है? ईपीएफ एक बेनिफिट होता है जिसमें एम्प्लॉयज़ की सैलरी से कुछ पैसे कटते हैं, डिडक्ट होते हैं, और एम्प्लॉयर भी उतना डिडक्शन करता है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अप्रूव्ड इंटरेस्ट रेट के हिसाब से उस पर इंटरेस्ट मिलता है। और रिटायरमेंट के बाद या आफ्टर स्विचिंग द जॉब वो एम्प्लॉय को ये पैसे मिल जाते हैं। तो ये कंट्रीब्यूशन जो है सरकार एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों की तरफ से करेगी। दूसरा इम्पॉर्टेंट कदम ये है कि ऐसे कंपनी में काम करने वाले जो एम्प्लॉय हैं उनको नॉन रिफंडेबल 75% ऑफ द सैलरी और 3 महीने की सैलरी जो है उसको पीएफ के अगेंस्ट उसका एडवांस ले सकते हैं। साथ ही साथ सरकार ने एक बड़ी घोषणा की है कि कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर फंड के 52,000 करोड़ के रुपए उसने रिलीज़ करने का आदेश दिया है, और राज्य सरकारों से ये कहा है कि इसके तहत जो कंस्ट्रक्शन वर्कर जिनकी संख्या करोड़ों में है उनको इस खाते से मदद करें। हमारी पॉलिटिकल फ्रेटर्निटी ने भी इसमें बढ़ चढ़ कर मदद करने का फैसला किया है। हमारे प्रेसिडेंट, गवर्नर और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होंगे तो वो अपनी 30% ऑफ द सैलरी डिडक्ट करेंगे, यानी वो अपनी सैलरी से 30% पैसा जो होगा वो कम लेंगे। इसके साथ ही एमपी लैड यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड को सस्पेंड कर दिया गया है अगले 2 साल तक, यानी 2020 तक, और इस फंड के तहत अलॉट की जाने वाली पूरी राशि जो है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में चली जाएगी। इसकी टोटल वैल्यू 7,900 करोड़ रुपए के करीब में आती है। यहाँ पे मैं बताता चलूँ कि एमपी लैड एक स्कीम है जिसका जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चाहे लोकसभा के हों चाहे राज्यसभा के हों, उनको अपने एरिया में डेवलपमेंट करने के लिए फ़ंड का प्रोविज़न किया जाता है, जो प्रेजेंटली 5 करोड़ रुपए है। ये अपने क्षेत्र में डेवलपमेंट के काम को रिकमेंड कर सकते हैं। राज्यसभा के मेंबर भी अपने स्टेट में, क्योंकि उनकी कोई कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं होती है, तो वो अपने स्टेट के किसी डिस्ट्रिक्ट को चूज़ कर सकते हैं, एंड सो विद द नॉमिनेटेड मेंबर्स। तो फिलहाल 2 साल तक ये राशि कंसोलिडेटेड फंड में रहेगी एंड कॉमन रिसोर्स के ज़रिए इसका खर्च किया जाएगा। कुछ और अन्य सपोर्ट भी हैं जो आपने नोटिस किया होगा, जिस पे एक बार फिर से मैं ब्रीफली बता दूं। इनकम टैक्स रिटर्न की डेट जो 31 मार्च होती है उससे बढ़ा करके 30 जून कर दिया गया है। यहाँ पे ये गलतफहमी लोगों में है कि इनकम टैक्स नहीं भरना है, माफ़ कर दिया गया। जी बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, आपको अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने हैं, बस आपको 3 महीने का एक्सटेंशन मिल गया है। आधार से पैन कार्ड को लिंक कराने का भी डेट बढ़ा करके 30 जून कर दिया गया, यानी 3 महीने की यहाँ भी छूट आपको मिल रही है। एटीएम, डेबिट कार्ड वगैरह जितने भी बैंकिंग के ट्रांजैक्शंस में आपको चार्जेस लगते थे वो सारे के सारे वाइव कर दिए गए हैं अगले 3 महीने तक। और अब बैंक आपके खाते में मिनिमम एवरेज बैलेंस मेंटेन करने की बाध्यता को ख़त्म कर चुके हैं। ये फ़िलहाल ये व्यवस्था है। तो आने वाले समय में हम उम्मीद करते हैं कुछ और भी सपोर्ट हमें देखने को मिलेगा। आज के डेट तक इतने सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, आने वाले समय में देखते हैं क्या कुछ और होता है, उस पर फिर से हम लोग चर्चा करेंगे। ऐसे ही कई एजुकेशनल वीडियोज़ के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक,
सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।